साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन जिसके लिए नागपुर के रहने वाले जनार्दन मून नाम के एक शख्स ने दावा किया है कि संगठन का पूरे देश में किसी भी चिट फंड रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसी बात का हवाला देते हुए अपने एक संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं और कहते हैं असली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा है। खैर, ये अलग मुद्दा है। आज आरएसएस की चर्चा करने की वजह है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती थी, जबकि वो अरविंद केजरीवाल का नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री आवास था। अरविंद केजरीवाल हार गए तो आवास फिर से दिल्ली सरकार के पास आ गया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ऐसा शीश महल आकर के खड़ा हो गया है जिसकी लागत और क्षेत्रफल अरविंद केजरीवाल के उस तथाकथित शीश महल से कई गुना ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली के झंडेवालान इलाके में 1939 में एक छोटा सा संघ कार्यालय शुरू किया गया था। 2025 तक आते आते वो देश का इतना मजबूत संगठन बन गया है कि उसका एक नया नवेला शीश महल तैयार किया गया है जो तकरीबन 4 एकड़ यानी कि 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें 3 टावर हैं और तीनों टावर में 12-12 मंजिला इमारतें खड़ी हैं और इसमें 300 कमरे हैं। यानी कि भारत गणराज्य के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति भवन में जितने कमरे बताए जाते हैं उतने ही कमरे आरएसएस के मुख्यालय में बनाए गए हैं। और बनाया भी क्यों ना जाए, मौजूदा समय में संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति ही भारत देश का सर्वोच्च पद है, लेकिन वास्तव में देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे निकला हुआ ही एक संगठन VIF विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ही इस समय देश चला रहा है। बहरहाल VIF पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, उस पर फिर से कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझिए कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके तमाम प्रचारक पदाधिकारी ये दावा करते हैं कि हम बेहद सामान्य रूप से रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ त्याग और समर्पण की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना नया मुख्यालय के 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत इसमें लगी है, लेकिन लागत ज्यादा है, छुपाने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस के जिम्मेदार पदाधिकारी कहते हैं कि हमारे स्वयंसेवकों ने ये पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन जिसके साथ सरकार की ताकत हो। एक उदाहरण समझा देता हूं। मान लीजिए कोई जिला अधिकारी किसी योजना के लिए अगर पैसा इकट्ठा करना चाहता है तो लोग पैसा जिला अधिकारी का पावर देख करके देते हैं, स्वयंसेवी के तौर पर नहीं। तो ऐसे ऐसे समाज सेवी निकल करके सामने आ जाते हैं जो किसी भिखारी को 10 रुपए भी देना उचित नहीं समझते। उसी तरीके से बीजेपी पावर में है तो संघ अपने आप पावर में हो ही गया। तो आरएसएस के इस शीश महल को बनाने के लिए किन किन लोगों ने पैसा दिया होगा ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां भी एक गुजराती कनेक्शन है। इस पूरे भव्य बिल्डिंग को बनाने की जिम्मेदारी गुजरात के ही आर्किटेक्ट अनूप दुबे को सौंपी गई थी। आखिर आरएसएस ने दिल्ली में अपना शीश महल इतना भव्य क्यों बनवाया जिसमें कमरे राष्ट्रपति भवन के बराबर रखे जाते हैं, जिसका आकार और जिसके टावर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय से भी बड़ा बनाया जाता है? वजह स्पष्ट है। यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि देश का सबसे पावरफुल कार्यालय यही है। सरकार भी इसी कार्यालय के हिसाब से चलती है, अपनी रणनीति और विचारधारा तय करती है। बहरहाल विपक्ष तो छोड़िए, बहुजन समाज के तमाम संगठन भी
आरएसएस को गाली देकर ही अपनी दुकान चला रहे हैं। बहुजन समाज के तमाम मंचों पर अपनी आगे की प्लानिंग की विचारधारा की जितनी चर्चा नहीं होती, उतनी चर्चा आरएसएस को, बीजेपी को, संघ को, ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को गाली देने में की जाती है। नेशन जनमत को इस आलोचना से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन महज आलोचना से तो काम नहीं बनेगा। आज तमाम लोगों को तकलीफ होगी कि देखो, भारतीय जनता पार्टी आज ताकत में है तो न सिर्फ उसने कोरोना के समय देश भर के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें दिल्ली का राष्ट्रीय कार्यालय भी शामिल है, हजारों करोड़ों रुपए की लागत से पूरे देश में बीजेपी के बड़े बड़े दफ्तर बना लिए। जिस समय लोग कोरोना की मार से जूझ रहे थे, बाजार ठप पड़े थे, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय बनवा रही थी और अब दिल्ली में इतना भव्य कार्यालय बनवा लिया। ठीक है, आलोचना की बात है, लेकिन इससे सीखने की भी जरूरत है। आरएसएस की स्थापना 1925 में होती है, यानी कि तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। झंडेवालान में 1939 में यह दफ्तर छोटा सा शुरू किया गया था। मतलब 85 साल के इंतजार के बाद करोड़ों रुपए की लागत से यह बिल्डिंग बना दी गई। इसलिए इस बात को इस दृष्टिकोण से भी देखिए कि आरएसएस के लोगों के अंदर धैर्य भी है, त्याग भी है, समर्पण भी है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एकदम क्लियर रहती है। उसको पता है कि हम किनके पैर छूकर, किसके सामने नतमस्तक होकर, किनके मुखौटे दिखा करके सत्ता में आए हैं, लेकिन हमें काम किस विचारधारा पर और किन लोगों के लिए करना है, यह एकदम क्लियर है। जो तमाम पार्टियों के लोग आरएसएस और बीजेपी की इसलिए आलोचना कर रहे हैं कि करोड़ों की बिल्डिंग उन्होंने आरएसएस को बना करके दे दी, इन दोनों बातों का अंतर समझिएगा। बहुजन समाज का कोई भी लीडर, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री की हैसियत से हो, उसके सामने किसी भी बहुजन समाज के संगठन का पदाधिकारी ऊपर नहीं बैठ सकता, ऊंचा नहीं हो सकता। लेकिन आरएसएस ने यहां संदेश दिया है, बीजेपी मुख्यालय से बड़ा अपना मुख्यालय बना करके, कि आज भी बीजेपी आरएसएस का ही एक राजनीतिक धड़ा है, यानी कि हमसे नीचे है। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देखिए, जब वो सत्ता में है तो अपने संगठन के लिए, विचारधारा के लिए जी तोड़ काम और मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम वो पार्टियां सत्ता में रहीं, चाहे नीतीश कुमार हो, मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या तमाम अन्य बहुजन पार्टियां, इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए अपने संगठन के लिए, विचारधारा के लिए क्या कोई ऐसा कार्यालय तैयार किया? हाँ, बहुजन समाज पार्टी जरूर कांसीराम साहब की विचारधारा से चल रही थी, तो उसने तमाम ऐसी बिल्डिंगें में पैसा लगाया जिससे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा स्पष्ट रूप से झलकती है। लेकिन एक राजनीतिक दल बसपा के कार्यालयों के अलावा किसी भी संगठन को डेवलप करने के लिए, जबकि उसके पास बामसेफ जैसा मजबूत संगठन था, उसके आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि इन्हें अपने ही संगठन से डर सताने लगता है। अन्य पार्टियों की बात ही क्या करना, ना वहां विचारधारा थी, ना कैडर। इसलिए आरएसएस और बीजेपी को गाली देने से पहले विचार शून्य अपने नेताओं पर भी सवाल उठाना जरूरी है। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना बेहतर है, वरना विभिन्न मंचों पर आलोचना करने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं ही। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।